नमस्कार। आज बात राजस्थान की लोकसभा चुनाव की। लगातार अलग अलग सीटों का विश्लेषण हम लेकर आ रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से उम्मीदवार की क्या है पृष्ठभूमि और क्यों इस बार वो जीत सकते हैं या हार सकते हैं। आज बात करेंगे चूरू के संसदीय क्षेत्र की। पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बीजेपी बीते 33 साल से इस पर कसवा परिवार को टिकट दे रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 बार के गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया पर भरोसा जताया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के राहुल कसवा से है। राहुल कसवा ने भाजपा छोड़कर टिकट ना मिलने की वजह से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। वहीं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को। पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान होगा, बाकी 13 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। सूबे की सबसे हॉट सीट चूरू संसदीय क्षेत्र से पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पहले फेज में प्रदेश की 12 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर शामिल है। चूरू लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती है, जिसमें चूरू जिले की 6, सादलपुर, तारानगर, सुजानगढ़, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़ और हनुमानगढ़ जिले की 2 सीट, नोहर और भादरा शामिल है। बीजेपी बीते 33 साल से इस सीट पर कसवा परिवार को ही टिकट दे रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पैरा ओलंपिक और खेलों में 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया पर भरोसा जताया है। अब आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि देवेंद्र झाझड़िया, वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया कौन है, उनके बारे में चर्चा। पैरा ओलंपिक में 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं देवेंद्र झाझड़िया। 42 साल के देवेंद्र झाझड़िया खेल जगत का एक जाना पहचाना नाम है। वह पैरा भाला फेंक एथलीट यानी कि जेवलिन थ्रोअर रह चुके हैं। उनका जन्म चूरू में हुआ था और अब वह थार रेगिस्तान के प्रवेश द्वार के तौर पर जाने जाने वाले चूरू से ही अपनी राजनीति का भी आगाज करेंगे। झाझड़िया ने महज 8 साल की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ते समय बिजली के तार के संपर्क में आने के बाद अपना बायां हाथ गंवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। झाझड़िया को खेल के दौरान भी कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। उनको जब अपने पिता के कैंसर से ग्रसित होने का पता चला तो उन्होंने एक समय खेल को अलविदा कहने का मन बना लिया था, लेकिन उनके पिता लगातार डटे रहे और पिता ने कहा कि खेल पर ध्यान दीजिए। उनके पिता का नाम राम सिंह है। पिता की बात मानते हुए झाझड़िया ने खेल पर ध्यान देना शुरू किया। खेल की वजह से वह आखिरी लम्हों में अपने पिता के साथ नहीं रह सके थे। वह 2020 में राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता के दौरान पदक जीतने के बाद पिता की याद में भावुक भी हो गए थे। झाझड़िया ने इससे पहले पैरालंपिक से अपने वर्ग की स्पर्धा को हटाने के बाद भी खेल को अलविदा कहने का मन बनाया था। F46 भाला फेंक 2008 और 2012 पैरालंपिक का हिस्सा नहीं थे। देवेंद्र झाझड़िया की पत्नी और राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी मंजू ने उन्हें खेल जारी रखने का हौसला दिया। इसके बाद कोच रिपु धवन सिंह ने उन्हें अपने कौशल में सुधार करने की काफी मदद की। राजनीति में प्रवेश करने के अपने फैसले के साथ वह एक और बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। देवेंद्र झाझड़िया को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तब पहली बार किसी पैरा एथलीट को यह सम्मान मिला था। उन्हें 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 2022 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। यहां से देवेंद्र झाझड़िया के सामने अब राहुल कसवा होंगे। इन दोनों के बीच इस बार कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, क्योंकि कसवा परिवार का लगातार यहां पर वर्चस्व रहा है। मौजूदा सांसद हैं राहुल कसवा। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में के टिकट पर मैदान में हैं। 4 बार पिता राम सिंह कसवा और 2 बार खुद राहुल कसवा चूरू से सांसद रहे हैं। कसवा परिवार की 33 साल पुरानी सांसदीय लोकसभा चुनाव 2024 में बच पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़
और राहुल कसवा की सियासी लड़ाई में कसवा का टिकट तक काट दिया गया था। जानने की कोशिश अब यह करेंगे कि आखिर राहुल कसवा का बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि क्या है। राहुल कसवा का जन्म 20 जनवरी 1977 को चूरू जिले के सादुलपुर में हुआ। उनका पैतृक गांव कालरी है। प्रारंभिक शिक्षा बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में हुई, जहां हॉस्टल में रहकर उन्होंने 1996 में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। बिरला पिलानी में सहपाठी आज भी उनके संपर्क में हैं। सन 1999 में राहुल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य संकाय में स्नातक किया। साल 2001 में राहुल कसवा ने दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया था। वर्ष 2000 में राहुल कसवा का विवाह जयपुर के व्यवसायी कुलदीप धनखड़ की पुत्री नीलू के साथ हुआ। पत्नी नीलू कसवा गुड़गांव में निजी कंपनी में जॉब करती है। राहुल कसवा के 2 संतान हैं, रोनित और रेवान। बड़ा बेटा रोनित 14 साल का है। अब आप बात करेंगे कि चूरू सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है। राजस्थान का चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चूरू लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। 1977 से 2014 तक हुए 11 चुनावों में भाजपा ने 5 बार तो कांग्रेस ने केवल 3 बार जीत दर्ज की है। पिछले 4 चुनाव यानी साल 1999 से यहां भाजपा ने लगातार जीत दर्ज की है। 2019 के चुनाव में यहां बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी के जो प्रत्याशी अब जो कांग्रेस में आ चुके हैं, राहुल कसवा ने पिछले चुनाव में 3,34,402 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें 7,92,999 वोट मिले थे। राहुल कसवा ने कांग्रेस के उम्मीदवार रफीक मंडेलिया को हराया था, जिन्हें 4,58,597 वोट मिले थे। चूरू की जनसंख्या की विविधताओं से भी भरी हुई है। चुनावी नजरिए से यदि राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र में रोचक और अहम है, इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोकसभा चुनाव में 65.65% मतदान हुआ था। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और भी ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में 7 चरणों में चुनाव हैं। ऐसे में 2024 के चुनावों को देखते हुए अब लगातार तैयारियां जारी हैं और आदर्श आचार संहिता भी लग चुकी है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल 102 सीट भारत की बात कर रहे हैं। दूसरे चरण में 26 अप्रैल 89 सीट, तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीट, चौथे चरण में 13 मई को 96 सीट, पांचवें चरण के लिए 20 मई यानी कि 20 मई को 49 सीट, छठे चरण के लिए 25 मई 57 सीट, सातवें चरण के लिए 1 जून को 57 सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लगातार 25 सीटों का विश्लेषण लेकर आपके सामने आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।